हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बोलोगे सर, हम लोग पढ़ रहे थे एसिम्प्टोटिक नोटेशन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? एसिम्प्टोटिक नोटेशन आप हमें पढ़ा रहे थे। और हमने आपको क्या बताया था बेटा? एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं। और आपका जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला टाइप क्या है मेरा प्यारा बच्चा? अगर हम लोग सबसे पहले टाइप के बारे में बात करें तो सबसे पहला टाइप होता है बिग ओ नोटेशन। सबसे पहला टाइप क्या होता है बेटा? सबसे पहला टाइप होता है बिग ओ नोटेशन। और इस बिग ओ नोटेशन से हम लोग क्या करते हैं बेटा? अपने एल्गोरिदम का मैक्सिमम टाइम, अपने एल्गोरिदम का मैक्सिमम टाइम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है इसको सबसे ज्यादा कितना समय लग सकता है। मतलब एक तरह से समझ लो कि जैसे आप जब बाइक चलाते हो, आप जब क्या करते हो बेटा? बाइक चलाते हो तो आपको पता है कि स्पीडोमीटर में 140 से ज्यादा नहीं दिया हुआ है। मतलब एक तरह से आप ये समझते हो कि भाई हमारी बाइक की जो स्पीड है वो 140 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना बेटा। हर चीज की तो एक लिमिट होती है ना। आप अगर रोटी खाते हो तो आपको पता है कि भाई आप 6 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते। तो उसी तरीके से बेटा जो हमारा बिग ओ नोटेशन है ना, जो हमारा बिग ओ नोटेशन है वो हमारे एल्गोरिदम का मैक्सिमम टाइम बताता है कि भाई कोई भी एल्गोरिदम है ज्यादा से ज्यादा ये इतना समय लेगा। जैसे मान लो आपने अपने भाई को भेजा कि यार जाओ 2 रुपए का टॉफी ले आओ। अब आपको यह पता है कि आपका भाई 2 से लेकर 10 मिनट तक आ जाएगा, इतना टाइम वो लेता है। तो यहां पर 10 क्या हो गया बेटा? यहां पर 10 हो गया आपका मैक्सिमम टाइम। आपको पता है कि आपका भाई गया तो ज्यादा से ज्यादा वो 10 मिनट का समय लेगा। और अगर बहुत जल्दी करेगा तो वो कम से कम क्या करेगा बेटा? 2 मिनट का समय लेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमम टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बिग ओ नोटेशन के थ्रू अपने एल्गोरिदम का मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं बेटा? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा मैक्सिमम टाइम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा वर्स्ट केस। मतलब खराब से खराब। जैसे आप बोलोगे ना कि आपका भाई मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना भी खराब तो 10 मिनट में वो सामान ले आता है। तो ये क्या हो गया? आपका वर्स्ट केस हो गया। ठीक है बेटा, चलिए तो वर्स्ट केस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? बिग ओ नोटेशन के थ्रू हम लोग अपने वर्स्ट केस ऑफ एल्गोरिदम को फाइंड आउट करते हैं, जहां पर हमें यह पता चलता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो मैक्सिमम कितना टाइम लेगा। हमारा जो एल्गोरिदम है वो मैक्सिमम कितना टाइम लेगा। ठीक है बेटा, बोलोगे यस सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। चलो उसके बाद आते हैं हम लोग अपने दूसरे केस में। क्या होता है भाई साहब दूसरा एसिम्प्टोटिक नोटेशन? आपका बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन। अब बिग ओमेगा नोटेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा? बिग ओमेगा नोटेशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपना मिनिमम टाइम, कि भाई आपका एल्गोरिदम कम से कम कितना समय लेगा। जैसे आपका भाई है ना 2 से 10 मिनट में सामान लेकर आता है, तो 10 उसका मैक्सिमम टाइम है और 2 उसका क्या मिनिमम। मतलब मिनिमम वो 2 मिनट तो लेगा ही। अगर वो कूद फांद के कैसे भी जाता है तो वो 2 मिनट तो लेगा ही लेगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग बिग ओमेगा नोटेशन से क्या फाइंड आउट करते हैं? मिनिमम टाइम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे एल्गोरिदम को रन करवाने में, एग्जीक्यूट करवाने में कम से कम कितना समय लगेगा। और इसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसी को हम लोग कहते हैं बेस्ट केस। ठीक है, तो ये जो हो गया मैक्सिमम, ये वर्स्ट केस। ये जो हो गया मिनिमम, ये आपका बेस्ट केस। अब एवरेज क्या है भाई? कि आपका भाई गया कभी 5 मिनट में, कभी 6 मिनट में, कभी 7 मिनट में वो आपको सामान लाकर दे रहा है। ठीक है, चलिए तो जो हमारा तीसरा केस है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा नोटेशन। क्या बोलते हैं भाई साहब? थीटा नोटेशन। ठीक है ना, और ये हमें क्या देता है मेरे प्यारे बच्चों? एवरेज टाइम देता है। क्या देता है बेटा?
एवरेज टाइम देता है। ठीक है, चलो तो ये हमारा कौन सा केस होता है बेटा, ये हमारा एवरेज केस होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा, एवरेज केस होता है। अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली बात करूं ना, तो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा जो वैलिड होता है वो ये, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई 2 मिनट, बहुत कम ऐसा बार होगा कि 2 मिनट में सामान ला दे। आपको पता है कि 10 मिनट बहुत कम ऐसा होगा कि 10 मिनट ले। वो जब भी लेगा बेटा वो 4 मिनट, 5 मिनट, 6, 7, वो ऐसा टाइम ही लेगा, वो ऐसा टाइम ही लेगा। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें बेटा, तो सबसे ज्यादा जो वैलिड है ना, वो आपका थीटा नोटेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो इन सारी चीजों को आपको समझना है, क्योंकि यहां से कम मैं बता रहा हूं ना कि कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का 2 से 3 सवाल आता ही आता है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कम से कम 2 से 3 सवाल आता ही आता है। ठीक है, चलो तो आप इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। आज हम लोग बात करेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में। ठीक, उसके बाद बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में इसके नेक्स्ट वाले क्लास में, और थीटा नोटेशन के उसके नेक्स्ट वाले क्लास में बात करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है ना, चलो इसको आप क्या करो, सबसे पहले नोट कर। चलिए बेटा, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बिग ओ नोटेशन के बारे में। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब आराम से पहले क्या हो जाओ, बैठ जाओ आप, और चीजों को समझो कि मैं यहां पर आपको समझाना क्या चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो भैया क्या पढ़ना है, बिग ओ नोटेशन। बोलोगे सर बहुत पढ़ा दिया आपने इसके बारे में, बहुत पढ़ा दिया सर, बहुत पढ़ा दिया सर, बहुत पढ़ा दिया, है ना। क्या होता है भाई साहब, तो बिग ओ नोटेशन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने एल्गोरिदम का मैक्सिमम टाइम पता करते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो मैक्सिमम कितना टाइम लेगा। बोलोगे हाँ सर। और एक तरह से बेटा ये जो बिग ओ नोटेशन है ये आपका क्या है, वर्स्ट केस है, मतलब सबसे खराब केस। जैसे आपने अपने भाई को भेजा ना सामान लेने, तो आपको पता है कि भाई आपका 2 से 10 मिनट का समय लेगा। अब यहां पर अगर आपका किस्मत खराब हुआ तो ये क्या करेगा बेटा, 10 मिनट का समय लेगा, वरना ऑन एन एवरेज ये 4, 5, 6 मिनट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका किस्मत खराब है तो ये क्या करेगा बेटा, 10 मिनट का समय लेगा। तो इसी तरीके से बेटा हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा एल्गोरिदम है ना, हमें अपने एल्गोरिदम के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो मैक्सिमम कितना टाइम लेता है, वो एल्गोरिदम हमारा मिनिमम टाइम कितना लेता है, और जो भी हमारा एल्गोरिदम है वो हमारा एवरेज टाइम कितना लेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम टाइम है बेटा ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं बिग ओ नोटेशन के थ्रू, है ना। बिग ओ नोटेशन के थ्रू हम लोग अपना मैक्सिमम टाइम पता करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ग्राफिकली बात करूं, अगर मैं आपसे ग्राफिकली बात करूं बेटा, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें अपर बाउंड देता है। क्या देता है बेटा, ये हमें अपर बाउंड देता है ना। मतलब एक ऐसा फंक्शन हमें देगा, एक ऐसा फंक्शन gn हमें ये देगा, है ना, जिस फंक्शन को कभी भी हमारा एल्गोरिदम क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी हमारा जो एल्गोरिदम उसको क्रॉस नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके गाड़ी में स्पीडोमीटर में लिखा हुआ रहता है 140 किलोमीटर पर आवर, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सोच तो है ना कि गाड़ी को हम 140 से ज्यादा नहीं भगा सकते। ये आपको पता है कि आपका मैक्सिमम स्पीड 140 ही रहेगा, है ना, ये आपको कहीं ना कहीं पता है। तो उसी तरीके से हमारे एल्गोरिदम को भी पता रहेगा कि भाई हम लोग इस अपर बाउंड को क्रॉस नहीं कर सकते, हम लोग इस अपर बाउंड को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो यहां पर पहले आप ग्राफिकली समझो, देन मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा बच्चों, और घबराना कभी भी नहीं है ना। अगर आपके सर के थोड़ा से ऊपर से भी जाता है, आप जब रिवीजन करोगे, जब हम लोग आगे टॉपिक्स में बढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आप यहाँ पे देखो कि जब भी मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं जो पीछे की चीजें हैं बेटा उसको रिवाइज करते हुए चल रहा हूं, तो कभी भी घबराना बेटा नहीं। ठीक है, चलो तो मान लो आपके एल्गोरिदम का fn, ये क्या है आपका टाइम फंक्शन, और gn क्या है बेटा आपका
मैक्सिमम टाइम फंक्शन। ठीक है, चलो तो अगर मैं आपको ग्राफिकली बात करूं, मान लो ये आपका Fn है, ये आपका क्या है बेटा, Fn है। ठीक है, तो Gn देखो बेटा कुछ इस तरीके का होगा, है ना, ये आपका क्या है, Gn। अब यहां पर एक बात आप समझना, देखो यहां पर क्या है बेटा, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा, उसके बाद कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, उसके बाद कभी भी इंटरसेक्ट ये नहीं कर रहा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, ये n दिखा रहा है नंबर ऑफ इनपुट, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एन नॉट। क्या बोलेंगे बेटा, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एन नॉट। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद ये जो Fn है ये कभी भी Gn को क्रॉस नहीं करेगा। आप यहां खुद देखो इस ग्राफ में कि इस पॉइंट के बाद, इस n0 पॉइंट के बाद, इस n0 पॉइंट के बाद कभी भी Fn मेरा प्यारा बच्चा आपके Gn को क्रॉस नहीं कर रहा है ना। इस n0 पॉइंट के बाद कभी भी आपका जो Fn है वो आपकी Gn को क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है बेटा, ये आपका ये जो Gn है ना, ये अपर बॉन्ड बता रहा है। ये क्या बता रहा है बेटा, अपर बॉन्ड बता रहा है कि भाई n0 पॉइंट के बाद, इस इंटरसेक्शन के बाद कभी भी आपका Fn Gn से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो आपका Gn है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपर बॉन्ड बता रहा है कि भैया अब आपका जो एल्गोरिथम है वो कभी भी Gn को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब Fn जो भी है वो Gn से क्या रहेगा बेटा, हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे आप देख सकते हो कि Gn क्या है, आपका अपर बॉन्ड है, मतलब Fn के ऊपर है। ये क्या बता रहा है, आपका अपर बॉन्ड बता रहा है, मतलब एक तरह से क्या बता रहा है बेटा, आपका मैक्सिमम टाइम बता रहा है। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें, अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिकली बात करें, ठीक है, तो हमारे पास Fn भी है, बोलोगे यस सर, हमारे पास Gn भी है। ठीक है, अब एक बात को आप समझना, कब हम बोलेंगे, इस बात को समझना, कब हम बोलेंगे कि Fn जो है वो बिग O ऑफ Gn है। इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, Fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, Fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn। हम कब कह सकते हैं, हम Fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn हम कब कह सकते हैं, जब ये वाला जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा। कौन सा, Fn इज लेस देन इक्वल्स टू सी Gn। अगर ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, अगर ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि Fn इज बिग O ऑफ Gn, कि जो Fn है वो क्या है बेटा, बिग O ऑफ Gn है, हम इसको बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो मैथमेटिकली आपने बताया ना, ये मतलब समझ में नहीं आया। देखो बेटा सिंपली एक बात आप समझो, सिंपली अब एक बात समझो, जैसे मान लो आपके पास Fn है 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, आपने यहां पे Gn मान लिया n स्क्वायर, हमने मान लिया कि Gn है यहां पे n स्क्वायर। तो क्या ये Gn इसका बिग O Gn है, हमें ये देखना है ना भाई कि ये जो आपका Fn है इसका बिग O Gn, ये जो हमने माना क्या ये एक्चुअली में है या नहीं है। हमने Gn मान तो लिया n स्क्वायर, लेकिन भाई ये बिग O ऑफ Gn कब होगा, ये देखो बेटा ये Gn तो है, बात समझो, ये हमारा Gn हमने मान लिया कि n स्क्वायर है, लेकिन ये हमारा बिग O ऑफ Gn कब होगा, ये हमारा बिग O ऑफ Gn तब होगा जब ये इस वाले इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बोलोगे सर अभी भी ऊपर से क्या, बोलोगे सर अभी भी ऊपर से क्या, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, बात समझो, बात समझो बेटा, घबराना कभी भी नहीं, घबराना कभी भी अपन को नहीं है, सिंपल सी बात समझो। मैं बस आपसे इतना बोल रहा हूं बेटा कि आपके पास अगर Fn है और आपने एक Gn ले लिया, लेकिन आप Fn को बिग O ऑफ Gn आप तभी कह सकते हो, आप Fn को बिग O ऑफ Gn आप तभी कह सकते हो जब ये वाला जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा। कौन सा इक्वेशन, Fn इज लेस देन इक्वल्स टू O, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू C Gn। अगर ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया
तब आप बोल सकते हो कि ये जो Fn है ये बिग O ऑफ Gn। तो बिग O ऑफ Gn बनने के लिए इस वाले इक्वेशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। फिर से समझना, इस Gn को बिग O ऑफ Gn बनने के लिए इस वाले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और जैसे ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा आप तब बोल सकते हो कि ये जो Gn है जो आपने माना है वो बिग O ऑफ Gn, मतलब ये एक तरह से क्या है, अपर बाउंड। ठीक है, तो अपर बाउंड बोलने से पहले आपको इस वाले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं बच्चों, है ना। घबराना नहीं है बेटा, कभी भी घबराना नहीं है, घंटे से। ठीक है, इतने एडा वेडा आए गए घबराना कभी भी नहीं है, घंटे से। क्या समझ में आया? नहीं यार, क्या घबराना, मेरे बच्चे हो तुम लोग, मेरे भाई। ठीक, चलो तो Gn एक काम करते हैं, जो मैक्सिमम पावर वाला उसको हम लोग Gn मान लेते हैं। ठीक है, चलो हमने देखो मैक्सिमम पावर n स्क्वायर वाला, तो ये n स्क्वायर हमने Gn मान लिया। अब देखो बेटा, Gn हमने मान लिया, हमें ये बताना है कि ये जो Gn हमने माना है, ये जो Gn हमने माना है, हमें ये बताना है कि ये जो Gn है क्या ये बिग O ऑफ Gn है या नहीं है, हमें ये बताना है। मतलब ये जो Gn है क्या ये बिग O ऑफ Gn है या नहीं, मतलब एक तरह से ये जो Gn है क्या ये अपर बॉन्ड है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो अपर बॉन्ड है या नहीं, उसके लिए क्या है बेटा, कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया मतलब अपर बॉन्ड है, ये जो Gn है ये अपर बॉन्ड है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये अपर बॉन्ड नहीं। ठीक है, चलो बेटा कंडीशन को हम लोग देखते हैं। कंडीशन क्या है बेटा कि Fn इज लेस देन इक्वल्स टू सी Gn। यहां पे C क्या है बेटा, कांस्टेंट है जो कि 1 से ज्यादा होगा, है ना, माइनस में मत ले लेना आप। ठीक है, चलो तो Fn क्या है, 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। ठीक है, चलो लेस देन इक्वल C, यहां पर हम 2 ले लेते हैं, 3 4 5 आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, Gn क्या माना है हमने, n स्क्वायर। चलो सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 लेस देन इक्वल्स टू 2। लो भैया, एक तरफ आ गया 8, एक तरफ आ गया 2। क्या 8 2 से छोटा है? नहीं है, मतलब ये वाला जो कंडीशन है ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। मतलब जब हमने n इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू पुट करा तो ये जो कंडीशन था बेटा ये फॉल्स हो गया। देख लो 8 आया एक तरफ क्या आया बेटा, 2 आया, कहानी खत्म। मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, फिर से इसी कंडीशन पे आ पाओ। Fn इज लेस देन इक्वल्स टू सी Gn। 2n स्क्वायर 5n प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू सी कितना है बेटा, 2, और यहां पर Gn कितना, n स्क्वायर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। n इज इक्वल्स टू क्या करेंगे बेटा, 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 2 जा 8 5 2 जा 10 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये हो गया 19 लेस देन इक्वल्स टू 8। ये भी फॉल्स हो गया। देख लो 19 छोटा भी नहीं है ना, बराबर है। तो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी क्या हो गया बेटा, ये हमारा फॉल्स हो गया। मतलब अभी भी ये जो Gn है ये बिग O ऑफ Gn नहीं है। बिग O ऑफ Gn कब होगा, जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो हमारा Gn है जिसको हमने Gn माना है ये बिग O ऑफ Gn नहीं है। बिग O ऑफ Gn ये तभी होगा जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो n इज इक्वल्स टू 1 पे फॉल्स हो गया, n इज इक्वल्स टू 2 पर भी क्या हो गया भैया, ये फॉल्स हो गया। अब क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करेंगे। ठीक है, चलो 3 पर चेक कर लो। आएगा धीरे धीरे चीज समझ में, घबराना नहीं है यार, घबराना कभी भी नहीं है।
चलो अब यहां पर क्या करो, पुट कर दो n इज इक्वल्स टू 3। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपका 9, 9 2 जा 18, ठीक है, प्लस 5 3 जा 15 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 9, 9 2 जा 18। तो ये हो गया 18 प्लस 15 प्लस 1, मतलब कहीं ना कहीं ये हो रहा है आपका 30 अबव होगा। 1915 34 मान के चलो। लो अभी भी ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। अभी भी ये क्या हो गया बेटा, आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, बोलोगे यस सर। अब हम लोग क्या करें, तो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो c हमने लिया है बेटा वो कम ले लिया है। जो c हमने लिया है बेटा वो क्या किया, हमने कम ले लिया है। मतलब इस c के साथ हम लोग मेरे प्यारे बच्चों gn को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस इन दिस केस c इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हमने c को 2 माना है, मतलब इस केस में हमें नहीं लग रहा है कि हम लोग gn को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, c के वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो आप क्या करो बेटा, सबसे पहले रफ में इसको नोट कर लो, इस वाले चीज को। फिर क्या करो बेटा, इस वाली चीज को नोट कर लो। ठीक है, चलो। तो एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि c इज इक्वल्स टू 2 पर तो हमें gn मिलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब c के वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो अपने सेफ साइड के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 3 नहीं लेकर 4 ले लेते हैं, है ना। 3 लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सेफ फील करने के लिए हम क्या करेंगे, c के वैल्यू को 4 ले लेंगे। ठीक है, चलो। तो फिर से पूरे प्रोसेस को रिपीट करते हैं। मतलब जो कांस्टेंट हमने लिया था c, उस पे हमारा काम नहीं बन पा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बन पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, सेफ साइड के लिए c के वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, चलो बेटा। तो कंडीशन में आप आ जाओ, fn इज लेस देन इक्वल्स टू c gn। fn की वैल्यू कितनी है बेटा, 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे बेटा, c के वैल्यू को बढ़ा कर देखते हैं। ठीक है, तो c के वैल्यू का काम करो, 4 ले लो। 4 gn कितना है, n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 पर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो हमने क्या किया बेटा, c के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं n इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 5 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 1 का स्क्वायर। तो ये अपन को मिल गया 8 लेस देन इक्वल्स टू 4। देख लो बेटा, एक तरफ हमें मिला 8 और दूसरी तरफ हमें क्या मिला, 4। तो क्या 8 बड़ा है और बराबर है 4 से, नहीं। तो यार ये क्या हो गया बेटा, आपका फॉल्स हो गया। तो अगर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए फॉल्स हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो। तो फिर से कंडीशन पे आ जाओ। क्या है कंडीशन, fn इज लेस देन इक्वल्स टू c gn। ठीक है, fn क्या था बेटा, 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू c, यहां पर माना है 4n स्क्वायर। चलो अब क्या करो, n की जगह पे 2 पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 4। n कितना है बेटा, 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 का होल स्क्वायर हो गया आपका 4। बोलोगे ठीक है सर, 2 का होल स्क्वायर आपका हो गया 4, 4 2 जा 8 10 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 4 जा 16। तो ये हो गया बेटा आपका 19 लेस देन इक्वल्स टू 16। मतलब n इज इक्वल्स टू 2 पर भी ये क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करेंगे। आप क्या करेंगे बेटा, n इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करेंगे। टू एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 4n स्क्वायर। अब क्या करो बेटा, पुट कर दो n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर 3 से भी नहीं लग रहा तो एक काम करो, डायरेक्टली n इज इक्वल्स टू 4 पुट करके देखते हैं। ठीक है, चलो। तो 2 4 का स्क्वायर है ना, 5 4 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया आपका 10
5 4 जा 20 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 5 है ना, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और 16 इंटू 4 हो गया आपका 64। ठीक है, चलो हमने डायरेक्टली 4 पुट करा, हमें लगा ये 3 पर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 प्लस 20 आपका हो गया 30, ये हो गया 31 लेस देन इक्वल्स टू 64। देख लो बेटा, मतलब जैसे ही n इज इक्वल्स टू 4 हुआ, ये वाला जो इक्वेशन है बेटा सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि 31 क्या है, छोटा है किससे, 64 से, है ना। जैसे n इज इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों 4 हुआ, वैसे ही क्या हुआ बेटा, ये जो हमारा इक्वेशन था, है ना, fn इज इक्वल्स टू लेस देन cgn, ये सेटिस्फाई हो गया। तो अगर n इज इक्वल्स टू 4 पे ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब n इज इक्वल्स टू 5 पर भी सेटिस्फाई होगा, 6 पर भी होगा, 7 पर भी होगा और 8 पर भी होगा। तो जिस n की वैल्यू पर ये सेटिस्फाई हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, n नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n नॉट। देख लो ये वाला ये पॉइंट है ना, ये वाला ये पॉइंट है n नॉट, जिसके बाद जो आपका gn है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, ऊपर ही रहेगा fn का। तो अब हम ये बोल सकते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं, इसको आप पहले नोट कर लो, है ना। अब फाइनली हम इसे बोल सकते हैं, है ना, अब फाइनली हम इसे बोल सकते हैं कि जो fn है वो बिग O ऑफ gn है। ये अब हम बोल सकते हैं कि जो fn है वो बिग O ऑफ gn है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा, कि जो n है वो 4 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन क्या है कि n इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4, मतलब fn जो है वो बिग O ऑफ gn है। मतलब यहां पर हमें fn मिल गया 0, gn की वैल्यू कितनी है बेटा, n स्क्वायर। तो fn का आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गया, है ना, बिग O ऑफ gn आपका निकल चुका है। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, कंडीशन है कि जो n है वो 4 से ज्यादा होना चाहिए, या तो 4 या तो 4 से ज्यादा। तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो gn है ये क्या है बेटा, बिग O ऑफ gn है। लेकिन कब, जब n का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होगा तब। ठीक है बेटा, चलिए, तो आई होप आपको इस एग्जांपल से थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ में आया होगा कि किसी भी gn को हम अपर बाउंड नहीं बोल सकते। किसी भी gn को हम अपर बाउंड नहीं बोल सकते। gn को हम अपर बाउंड तभी बोलेंगे, ठीक है, बिग O ऑफ gn हम लोग तभी बोलेंगे, अपर बाउंड बोलो या बिग O ऑफ gn हम लोग तभी बोलेंगे जब इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि n इज इक्वल्स टू 4 पर ये वाला जो कंडीशन था बेटा, है ना, ये सेटिस्फाई हो गया, है ना। 31 क्या है बेटा, छोटा है किससे, 64 से। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि fn जो है वो बिग O ऑफ gn है, gn का वैल्यू n स्क्वायर है। लेकिन कब, जब n की वैल्यू 4 या 4 से अधिक होगी तब। ठीक है ना, चलो बेटा, इसको आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। चलिए बेटा, इसको आपने नोट कर लिया होगा, बोलोगे यस सर। चलिए, तो अब आपको क्या करना है बेटा, इसका एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना है, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आप एक काम करना, आप इस तरीके से लिखना, जैसे fn आप लिख दो 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। ठीक है, n स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, gn हो जाएगा। तो ये हो गया n स्क्वायर। ठीक है, चलो, कंडीशन क्या होता है, fn इज लेस देन इक्वल्स टू cgn। अगर ये सेटिस्फाई होता है तभी gn को हम क्या बोलेंगे, बिग O ऑफ gn बोलेंगे। तो अब आप एक काम करना बेटा, सेफ साइड के लिए अब आप डायरेक्टली c को 4 मानना, है ना, c को क्या मानना बेटा, 4 मानना। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू c को आप क्या मान लेना बेटा, 4 मान लेना। ठीक है, और gn कितना है, n स्क्वायर। तो पहले यहां पर क्या पुट होगा, n इज इक्वल्स टू 1, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर से आपको इसको लिखना है, n इज इक्वल्स टू 2 पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप इतना ही लिखना, क्योंकि वो वाला केस में ज्यादा हो गया था, क्योंकि वहां पे अपन ने c का वैल्यू कम माना था, इसलिए हमें आंसर नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने क्या किया था बेटा, c के वैल्यू को बढ़ाया था। तो अब आपको कम वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल में। तो जब आप एग्जाम्पल लिखोगे तो ये जब हमने 4 माना था c को, तभी से क्या करना बेटा, आप एग्जाम्पल को मानकर लिखना। ठीक है, ताकि जरा लेंदी भी ना और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो, आज के क्लास में एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया कि किसी भी gn को आप अपर बाउंड नहीं मान सकते। मतलब कोई भी gn बिग O ऑफ gn नहीं कहलाएगा, वो तभी बिग O ऑफ gn कहलाएगा बेटा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
है ना, जब वो क्या करेगा बेटा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी आपका जो जीएन है वो मेरे प्यारे बच्चों बिग ओ ऑफ जीएन कहलाएगा। ठीक है, यहां पर भी देख लो जो मैंने बताया था, है ना, देखो ये पॉइंट, इसके बाद ये जो जीएन है ये आपका ऊपर ही। ठीक है, चलो बेटा, तो आई होप आपको बिग ओ नोटेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।